हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज के अंदर बेटा सारे के सारे चैप्टर मैं आपको डिटेल में कवर करवा रहा हूँ। एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपकी वीडियोस रेगुलर अपडेट होती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखो बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे पहले इसकी मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज बीओपी। BOP is a record. It is a systematic record, or we can say it is a statement which records all economic transaction. कौन सी ट्रांजेक्शन आती है बेटा? ये वर्ड फोकस करना, कीवर्ड्स हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या फिर इनको बोला जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बेटा। ठीक है, जो किस किस के बीच में हुई है? रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। बात कह रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन, सुई से लेके जहाज तक की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमारे देश के लोगों के बीच में और फिरंगियों के बीच में हो रही है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन बेटा आपको किसके अंदर लिखनी है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। मैं घूमने के लिए अमेरिका गया, खर्चा किया, सारा का सारा बीओपी में लिखा जाएगा। विदेशी मेरे यहाँ पे घूमने के लिए आए, बीओपी में लिखा जाएगा। मैंने कुछ फोन मंगवाए विदेशों से, मेरे बीओपी में लिखा जाएगा। मैंने यहां से कुछ सामान बेचा, एक्सपोर्ट करा, बीओपी में लिखा जाएगा। बीओपी एक ऐसी किताब है बेटा, एक ऐसा रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का जिसमें अंदर सारी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड हो? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का बेटा जब भी वर्ड आ जाएगा मतलब एनी ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू मनी। कोई भी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में आ रही है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन किस में लिखी जाएंगी? बीओपी में। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिससे पैसों का लेना देना होता है, और दूसरा कह रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बीओपी की। सिंपल सी डेफिनेशन के अंदर बेटा सारे के सारे कीवर्ड्स जो आप लोगों को लिखने हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो इसे डिटेल में देखते हैं आगे। आगे कहता है, सबसे पहले बीओपी की आपकी डेफिनेशन है, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। विदेशियों के बीच में और हमारे बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई वो किस में लिखी जाएगी? बीओपी के अंदर। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आ रहा है। कह रहा है विच कॉजेज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बाय द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। कह रहा है जहां से वैल्यू ट्रांसफर हो जाए ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, वो सारी ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड होनी है? बीओपी में। तो चलो देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती क्या है। पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ना तीन चीजें आती हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ दिखने वाली चीजें। दिखने वाली चीजों को बेटा हम क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है, गुड्स को ही हम बोलते हैं कौन से आइटम्स? विजिबल आइटम्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है आपकी? इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स को बेटा हम बोलते हैं सर्विसेज। ठीक है, इनविजिबल आइटम। और तीसरी चीज आती है बेटा कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, पहली चीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ दिखने वाली चीजें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ना दिखने वाली चीजें, दैट इज सर्विसेज। तीसरे कैपिटल, और एक और लिख लेना चलो इसके अंदर, दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कौन से होते हैं बेटा? ये होते हैं सिंगल साइडेड ट्रांसफर्स। एनी ट्रांजेक्शन विच आर सिंगल साइडेड, वो सारी की सारी आएंगी। पूरा का पूरा डिटेल में कर पाऊंगा इसको क्या होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ दिखने वाली चीजों का मतलब क्या है बेटा? मेरी कंपनी थी शर्ट बनाने की, मैंने इंडिया से शर्ट एक्सपोर्ट करे यूएसए के अंदर, गुड्स का एक्सपोर्ट किया, इसके अंदर लिखा जाएगा बीओपी में विजिबल आइटम, which include all types of goods imported and exported which can be crossing the border and made up of matter and material। ध्यान रखना, it should be made of some matter or some material। क्लियर? दूसरा कहता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम्स को क्या बोलते हैं बेटा? सर्विसेज। सर्विसेज में क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे शिपिंग की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस। अगर मान के चलो मैं सामान खरीदने के लिए चला गया अमेरिका से या चाइना से, मैं सामान खरीद के लेके आ रहा हूँ, शिप के थ्रू आ रहा है, क्या पता शिप डूब जाए, उसके लिए इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कौन कर रहा है? चाइना की कंपनी कर रही है, क्योंकि चाइना से सामान लेके आ रहा हूँ। तो वहां से जब मैंने इंश्योरेंस करवाया तो मैंने उनकी सर्विस को क्या किया? इंपोर्ट किया। किसमें लिखा जाएगा? बीओपी में। आ रहा है समझ में? मैंने उनको पैसे ट्रांसफर करे होंगे, किसी के थ्रू करे, किसी भी मोड के थ्रू करे, बैंक के थ्रू करे, मैंने कौन सी सर्विस का यूज किया? बैंकिंग सर्विस का यूज किया।
क्लियर हुआ यहाँ तक? और तीसरा कह रहा है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर की बात मैं बाद में करूँगा जब मैं लास्ट में पहुँचूँगा कैपिटल अकाउंट की तरफ। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि क्या-क्या इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शंस के अंदर आता है। देखो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था बेटा विजिबल आइटम्स। क्या बताया था? विजिबल आइटम्स। सर विजिबल आइटम्स में आते हैं गुड्स। गुड्स किस चीज का? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स लिखेंगे, इंपोर्ट को एम लिखेंगे। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो ट्रेड, ट्रेड वर्ड आ रहा है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, और व्यापार किन चीजों का किया जाता है बेटा? दिखने वाली चीजों का। अगर क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो जो सबसे पहला आइटम मैंने आप लोगों को बताया था ना, विजिबल आइटम वाला, यही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट कंसिडर्स ओनली विजिबल आइटम दैट इज गुड्स। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये मैं आपको बता चुका हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। Export and import of services, interest and dividend payment between the country and expenditure by the tourists are not included in BOP, सॉरी BOT। विजिबल आइटम आ रहा है बेटा, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा और ना ये आ रहा। वो कह रहा है दिखने वाली चीजों का, विच आर मेड अप ऑफ सम मैटर और मटेरियल, अगर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना, तो वो बीओटी के अंदर आएगा। क्लियर हुआ? तो देखो होता क्या है कि एक्सपोर्ट और जब इंपोर्ट बेटा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ध्यान से समझना। एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू इंपोर्ट होगा, इसे बोलेंगे बैलेंस्ड बीओटी। बट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसका होना चाहिए? ओनली गुड्स का। क्लियर? अगर एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट होगा तो इसे बोलेंगे बेटा सरप्लस बीओटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसीलिए करवा रहा हूं। और अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो इसे बोलेंगे बेटा डेफिसिट बीओटी। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तीनों चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि बीओटी क्या होता है और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती और ये तीनों चीजें क्या होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बेटा लिखवा लो, क्वेश्चन तो आना ही आना है इसमें से। ठीक है, कि कंपोनेंट क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ठीक है, एक बार इससे पहले आपको डेफिनेशन वो डिफरेंस बता देता हूं बीओटी और बीओपी में। बीओपी में चार चीजें आई थी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। बट बीओटी में ओनली एक चीज आई थी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बीओटी इज पार्ट ऑफ बीओपी? भाई बीओटी बीओपी का ही तो पार्ट है। समझ में आ रहा है? बीओटी एक छोटी टर्म है और बीओपी एक बहुत बड़ी टर्म है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैंने जब आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी तो बीओटी के अंदर ओनली ये आ रहा था और बीओपी में तीनों चारों चीजें आ रही थी। तो बीओपी एक बड़ी टर्म है, बीओटी एक छोटी टर्म है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेटा दो कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट से देख लो इन्हें। दो कंपोनेंट कौन कौन से जो अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ के आए हैं पहले चैप्टर में सर, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। दोनों का मतलब समझना। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का और कई बार पूछा जाता है। क्या क्या कंपोनेंट है बेटा? पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या कह रहा है? दे डू नॉट इंपैक्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन ऑफ अ कंट्री, इट डज नॉट गिव टू राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। सर ये नहीं समझ वो में आया। सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिससे हमारे लोग के रेसिडेंट और हमारी गवर्नमेंट के असेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट ना पड़े। जैसे कि सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। पहले इसी को खत्म कर देता हूं। ठीक है, ये तीनों चीजें किस में आएंगी? करंट अकाउंट पे, क्योंकि इससे असेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ा है। अभी मैंने कैपिटल आपको छुड़वा रखा है, उससे लास्ट में एक साथ कैपिटल ही खत्म करवाने वाला हूं। ठीक है, यहां पे देखते हैं करंट अकाउंट। आपका करंट अकाउंट किसको इंक्लूड कर रहा है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किस चीज का बेटा? गुड्स का, सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। सर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? विच आर सिंगल साइडेड। जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने मेडिसिन दूसरे देशों को क्या करी थी? एक्सपोर्ट कर दी थी। ठीक है, फ्री में ही कर दी थी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने कहा भाई लोगों को बचाओ पहले, वो जरूरी है। उन्होंने अपनी क्या करनी शुरू कर दी? मेडिसिन भेजनी शुरू कर दी। ठीक है, खाना भेजना शुरू कर दिया। अभी देख रहे हो आप लोग, वॉर स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है, अगर किसी देश की ज्यादा हालत खराब होगी, हम लोग अपना सामान भेजना शुरू करेंगे। तो सामान जब भेजना शुरू करेंगे, एड देना शुरू करेंगे, दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है,
तो करंट अकाउंट में क्या-क्या आ रहा है बेटा? कह रहा है इट रिकॉर्ड्स इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये तीनों चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है? करंट अकाउंट का बैलेंस अगेन वही, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल, मतलब तीनों का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते चले जाओ, तीनों चीजें अपने आप निकल के आती जाएंगी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, करंट अकाउंट समझ में आया? तीनों का बैलेंस जोड़ दो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विजिबल का कितना हुआ, इनविजिबल का कितना हुआ, प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर कितना हुआ है। यहां तक क्लियर? देखो एक अकाउंट जब बनता है, करंट अकाउंट आप लोग अकाउंट में ही बना के आए हो, कि करंट अकाउंट जब भी बनता है तो उसकी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। यहां पे भी मैंने डेबिट और क्रेडिट लिख दी, ठीक है? बेटा डेबिट का मतलब है जब भी पैसा आएगा, सॉरी पैसा जाएगा, और जब भी आपका पैसा आएगा तो आप कहां पे लिख दोगे, क्रेडिट साइड में। पैसा जाएगा और पैसा, देखो मनी के ऊपर फोकस करना, सामान के ऊपर नहीं, मनी के ऊपर। तो बात बताओ, आपने यूएसए से कोई फोन खरीदा, यूएसए से आपके पास क्या आया, फोन। पैसा कहां गया, यूएसए के अंदर। कौन सी साइड लिख दोगे, डेबिट। मतलब डेबिट इंक्लूड करता है बेटा इंपोर्ट्स को, इसको इंक्लूड कर रहा है ये इंपोर्ट को। क्लियर हो रहा है? तो इंपोर्ट्स किसके अंदर आ जाएंगे, डेबिट साइड के अंदर। क्लियर? अगर एक्सपोर्ट होगा, अगर एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट का मतलब सर मेरी शर्ट की फैक्ट्री थी, मैंने शर्ट कहाँ भेज दी, यूएसए के अंदर। पैसा किसके पास आया, मेरी जेब के अंदर। क्लियर हो रहा है? जब मेरी जेब के अंदर पैसा आया तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्सपोर्ट में, क्रेडिट साइड में। क्योंकि जब भी पैसा, आपको सामान नहीं देखना, पैसा आएगा तो क्रेडिट में, पैसा जाएगा तो डेबिट में। यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, अगर यूनिलेटरल सिंगल साइडेड, जैसे स्कॉलरशिप, ठीक है, आपने कोई एग्जाम दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सफोर्ड का या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का आपने एग्जाम दिया, आप बाहर गए, आपको स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप हमारे लोगों को मिली है ना, ठीक है? यूनिलेटरल ट्रांसफर विदेशियों से हमारे पास आया है, तो ये वाला कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड में। और अगर हम लोगों ने कुछ स्कॉलरशिप दी है विदेशियों को, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर हमने अगर विदेशियों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर ये दोनों साइड आप लोगों की बेटा इक्वल हो जाती हैं, कौन सी वाली, करंट अकाउंट की दोनों साइड अगर इक्वल हो जाती हैं, इसको बोला जाता है बैलेंस्ड बीओटी। कौन सा बोला जाता है बेटा, बैलेंस्ड करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। एक दो वर्ड है बेटा, निकल जाते हैं जल्दी जल्दी के अंदर, ठीक है? तो बीओटी के ऊपर ज्यादा सीरियस मत ले जाना, सर आपने बीओटी बोला, लिख करंट अकाउंट दिया, तो इतना सीरियस भी मत ले जाओ। फ्लो फ्लो के अंदर निकल जाती है बातें कुछ कुछ, ठीक है? बैलेंस करंट अकाउंट कब आया, जब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हुए, किसके, करंट अकाउंट के। क्लियर हो रहा है? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो पैसा ज्यादा होगा तो सरप्लस, और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो आप नुकसान में चल रहे हो। क्लियर हो रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आ गया कैपिटल अकाउंट, और इसी को मैं भी छोड़ के भी आया था, कैपिटल ट्रांसफर्स को। तो चलो पहले कैपिटल ट्रांसफर वाली डेफिनेशन पे ही चलो आप। मैंने यहाँ पे जब आपको कैपिटल ट्रांसफर की डेफिनेशन कराई थी, मैंने कहा था इसे बाद में करवाते हैं। अब ध्यान से समझना है कैपिटल अकाउंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कैपिटल अकाउंट एक ऐसा ट्रांजैक्शन है, या ऐसा अकाउंट है which records all those transactions which affects assets and liabilities of its resident and its government। ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको खरीदने के बाद आपके असेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क पड़े, जिनको करने के बाद ये इंपैक्ट डालते हैं। जैसे कि मैंने जाके बिल्डिंग खरीद ली भाई दुबई के अंदर, ठीक है, मेरा एक असेट बढ़ गया, किसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट में। भारत सरकार ने लोन ले लिया या लोन दे दिया, दोनों काम हो सकते हैं, या तो लोगे या दोगे, ठीक है, या तो लोन लिया होगा या लोन दिया होगा। अगर आप लोन लिया है तो कैपिटल अकाउंट में, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी पे इंपैक्ट डाल रहा है। अगर आपने लोन दिया है तो आपका असेट बढ़ रहा है। क्लियर? आपने किसी कंपनी के, विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए, फॉर एग्जांपल आपने फोन बनाने की कंपनी के खरीद लिए, जैसे टीवी बनाने की कंपनी के खरीद लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने बेटा किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, आपने असेट में इन्वेस्टमेंट करी है ना, इसके अंदर जाएगा कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे असेट्स पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, तो आप कहोगे सर कैश पे तो पड़ रहा था, कैश तो असेट है। मैं फिक्स्ड असेट की बात कर रहा हूँ, फिक्स्ड असेट पे या लायबिलिटी पे फर्क, कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना, तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे ही नहीं। करंट अकाउंट में सब किस में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट को अब डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या कहता है। कह रहा कैपिटल अकाउंट
It records all such transaction between resident of a country and Firangis, मतलब rest of the world, which causes change in assets and liabilities status of its resident of a country and its government. कह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे हमारे देश के लोगों के और सरकार के असेट्स लायबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ गया तो वो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करवा देगा। आया समझ में? क्या-क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? दूसरा लोन्स और तीसरा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पीओपी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या आ रहा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा लोन एंड तीसरा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन तीनों को ना अच्छे से समझ लेना क्या कहना चाह रहा है कवि इसमें। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। देखो बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना आपकी दो तरीके की होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको मैं किसके नाम से जानता हूं? एफडीआई। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको करने के बाद आपका उस असेट पे पूरा कंट्रोल आ जाए। मेरा ही है भाई वो। मैंने दुबई में बिल्डिंग खरीदी, मैं नहीं रह रहा भाई, मैंने रेंट पे दे रखी है। ठीक है, कोई अगर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होगी तो मैंने उसके अंदर फैक्ट्री चलाने को दे रखी है, मैंने दुकान खोल रखी है। किसी ने आके मान लो यहाँ पे कोई शॉप खरीद ली विदेशी ने, ठीक है, आके उसने रेंट पे दे दी, खुद रह रहा है, उसके अंदर कोई कारखाना चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका कंट्रोल है ना। इट प्रोवाइड्स यू फुल कंट्रोल ओवर दैट एसेट, दैट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पढ़ो, एफडीआई मींस परचेज ऑफ एनी एसेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच अलाउज फुल कंट्रोल ओवर दैट एसेट। आपका पूरा कंट्रोल है बेटा, कुछ भी करो, ठीक है। एग्जाम्पल परचेज ऑफ बिल्डिंग इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। पोर्टफोलियो आपने सुना होगा, वो फोटो खिंचवा के पोर्टफोलियो भेज दिए 15-20। वो पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा। पोर्टफोलियो का मतलब है एक शेयर्स का बंडल, मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट चल रही है एक तरीके से। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं देती, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा या बिल्कुल कंट्रोल होता है नहीं होता, करेक्ट। ऐसी ट्रांजैक्शन विच प्रोवाइड्स नो कंट्रोल ओवर दैट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं देता या फिर देता है तो पार्शियल दे देते हैं। ठीक है, मैंने मान के चलो बेटा एप्पल कंपनी के शेयर खरीद लिए, कंपनी मेरे कहने पे थोड़ी चलेगी। अब मैंने कह दिया मैंने तुम्हारे 5 करोड़ के शेयर खरीदे हैं, भाई मेरे से तो पूछ लो क्या है। वो कह रहा 5 करोड़ के फोन है ना, 15 मिनट में बेच देते हैं हम। तुम कौन हो भाई? ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी से बड़ी कंपनी है वो, समझ रहे हो? अगर उसके अंदर आपने शेयर खरीद लिए, आपको क्या लग रहा है कि वो आपको कुछ बोलने देंगे या आपको उस पे कोई कंट्रोल देंगे? ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो क्या कह रहा है? परचेज ऑफ एनी एसेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी कंट्रोल ओवर दैट एसेट डज नॉट गिव डायरेक्ट कंट्रोल। एग्जांपल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आया समझ में? हुआ कुछ क्लियर सा? इन्वेस्टमेंट कैसी है? इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, फॉरेन डायरेक्ट और पोर्टफोलियो। इस इन्वेस्टमेंट पे पूरा कंट्रोल, इस इन्वेस्टमेंट पे नो कंट्रोल। क्लियर? अगला बढ़ते हैं, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। कह रहा है कि ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट में कह रहा है लोन लो, लोन दो, ठीक है, लिखना किसमें? कैपिटल अकाउंट में। अगर आप लोन लेते हो, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है, क्रेडिट साइड में लिखो। लोन दे रहे हो, पैसा जा रहा है, कहां लिखो? डेबिट साइड में लिखो। क्या कह रहा है? लोन्स, कमर्शियल बोरोइंग्स, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या कहां पे लिखे जाएंगे? अभी मैं आपको अकाउंट बनाऊंगा तब बताता हूं कि कोई भी अगर आप किसी भी तरीके का लोन अगर लेते हो, आपकी लायबिलिटीज इंपैक्ट कर रही हैं। अगर आप लोन लेते हो तो आप लोगों को क्रेडिट साइड लिखना है, अगर आप लोन देते हो तो आप लोगों को डेबिट साइड लिखना है, क्योंकि पैसों का हिसाब किताब देखना है, आ रहा है या फिर जा रहा है। और लास्ट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? ये अगली वीडियो के अंदर जब मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की डालूंगा वो तो और अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा आप लोगों को। बाकी फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? हर कंट्री को, हर कंट्री को अपने पास विदेशी मुद्रा का, विदेशी मुद्रा इज फॉरेन एक्सचेंज, उसका भंडार बना के रखना होता है अपने पास, उसका रिजर्व बना के रखना होता है। सर मतलब समझ में नहीं आया तो बेटा मतलब समझो इस चीज का कि जब 1991 के अंदर इंडियन इको का चैप्टर है, हमारे पास जब पैसों की कमी आ गई थी, ठीक है, तो हम वर्ल्ड बैंक के पास गए थे। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो उन्होंने जाके कहा कि हमें $7 बिलियन की जरूरत है वर्ल्ड बैंक, हमें पैसा दे दो। वर्ल्ड बैंक ने कहा क्यों जरूरत है? उन्होंने कहा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा है, मतलब हमारे पास अब है ना विदेशी मुद्रा नहीं है। विदेशी मुद्रा का काम क्या आता है बेटा? विदेशी मुद्रा का देखो, आज के टाइम पे कुछ भी चीज अगर विदेशियों से खरीद रहे हो,
ठीक है? सबकी पेमेंट किस में करनी होती है? डॉलर्स में करनी होती है। अब डॉलर्स में पेमेंट करने का मतलब समझो, आपको तेल खरीदना है ईरान से, रशिया से, सब कह रहे हैं कि हमें डॉलर्स में पेमेंट चाहिए। आप कुछ भी सामान मँगवा रहे हो, मेडिसिन मँगवा रहे हो, मेडिसिन के जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वो मँगवा रहे हो, सबकी पेमेंट किसके अंदर करनी है? डॉलर्स के अंदर। तो आपके पास डॉलर्स भी तो होने चाहिए। तो आपको अपने पास रिज़र्व बनाना पड़ेगा। उस टाइम की हालत ऐसी थी, हमारे पास 2 हफ्ते का पैसा बचा था बस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के लिए। ठीक है? आज हालत ये है, वर्ल्ड पे चौथे नंबर की इकोनॉमी है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में स्टैंड कर रही है। ठीक है? क्या हम लोगों ने चेंज किया है, वो सब इंडियन इको का एक पार्ट है, वो सब चीज़ें समझाई जाएँगी आप लोगों को। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व क्या है? दीज़ आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे देश का एक ही है, वो है हमारे आरबीआई सर, ठीक है? चेंज इन रिज़र्व सर्व्स एज़ फाइनेंसिंग आइटम इन बीओपी। अब होता क्या है बेटा देखो, सेंट्रल बैंक जो है ना हमारा ये आरबीआई, इसने गुल्लक बना रखा है। इसका नाम लिख रखा है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, ठीक है? इसमें पैसा डालो, इसमें पैसा निकालो। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा डिपॉजिट किया जाता है, डिपॉजिट कौन करेगी? गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है? और यहां से या फिर विथड्रॉ किया जाएगा। तो देखो अगर बेटा विथड्रॉ किया तो इसे लिख देना क्रेडिट साइड में, और डिपॉजिट किया तो इसे लिख देना डेबिट साइड में। आपकी जेब से पैसा जा रहा है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डॉलर खरीदे होंगे तभी तो जमा करके गुल्लक में डाल दिए। पैसा गया डिपॉजिट डेबिट साइड, विथड्रॉ किया क्रेडिट साइड, ठीक है? क्लियर हुआ यहां तक? तो ये देख लेते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में क्या क्या चीजें आएंगी। अगर देखो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट विदेशों में जाके की है, कौन सी साइड में आएगी? डेबिट में। और अगर फ्रॉम अब्रॉड है तो बेटा कौन सी साइड लिखने वाले हो आप लोग? क्रेडिट साइड। क्लियर यहां तक? ठीक है। दूसरा देखें, डेबिट साइड में अगर बोरोइंग्स टू अब्रॉड है बेटा तो डेबिट में लिखोगे, और फ्रॉम अब्रॉड है तो आप लोग क्रेडिट में लिखो। क्लियर यहां तक? तीसरा, अगर डिपॉजिट है इन फॉरेन एक्सचेंज डेबिट में, अगर विथड्रॉ है तो क्रेडिट में। और ये दोनों साइड ना बेटा आप लोगों की हमेशा इक्वल आनी चाहिए, ऐसा हमें मानना होता है। बट आजादी के बाद ऐसी हमें कभी सिचुएशन नहीं मिली, एक्सेप्ट कोरोना वाला साल। ऐसा कभी हमारी सिचुएशन नहीं आई कि हमारा बीओपी कभी फायदे में गया हो। आप खुद सोचो ना बेटा, हर चीज आप इंपोर्ट करते हो, हर चीज। फोन मेरे को बता दो इंडियन ब्रांड का कौन चला रहा है? आप लोग भी देख रहे हो वीडियो, कौन चला रहा है? सब विदेशी ब्रांड है, ठीक है? कपड़े बता दो आप, इंडियन ब्रांड के कोई 20 आप कंपनियां गिनवा दो एक लाइन से, नहीं गिनवा पाओगे। बट अगर आप लोगों को मैं कह दूं विदेशी कंपनियां गिनवा दो, एक लाइन से आप गिनवाते 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 हुए चले जाओगे। हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेटा बराबर होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बराबर होता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, तो इसे बैलेंस्ड बीओपी बोल देंगे। कौन सा बोल देंगे? बैलेंस्ड बीओपी। और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हम सरप्लस भी बोल देंगे, ठीक है? और अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो इसे हम डेफिसिट बोल देंगे। बट बीओपी के अंदर तो दोनों आते हैं, कैपिटल और करंट भी। तो बीओपी की बात याद रखना बेटा, अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है ना तो बैलेंस्ड, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो डेफिसिट, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से तो सरप्लस बीओपी चलता है बेटा। कौन सा बीओपी चलेगा? सरप्लस बीओपी। आई होप यहां तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छे से कर लेना इसे। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के, और जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो। सबसे ज्यादा ना ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स पूछे गए हैं। क्या होते हैं ऑटोनोमस आइटम्स, या क्या होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस? आइटम्स बोल लो, ट्रांजेक्शंस बोल लो। अरे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस होती हैं जो की ही जाती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ध्यान से समझना बेटा, प्रॉफिट कमाने का मतलब मैं यहाँ क्या कह रहा हूं। आप लोगों ने करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट किया, आपने इंपोर्ट किया, ठीक है? आपने शेयर खरीदे, आपने बिल्डिंग खरीदी, सब किस पर्पज से किया था? पैसा कमाने के पर्पज से ना। उन्हीं सारी ट्रांजैक्शन को हम ऑटोनॉमस बोलते हैं। इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव एज प्रॉफिट।
मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से जो ट्रांजैक्शन करी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम। फिर ये अकोमोडेटिंग क्या है? अकोमोडेटिंग कह रहा है कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपका जब ये अकाउंट बनाया ना, तो डेबिट साइड ज्यादा आ गई, किससे? क्रेडिट से, या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई, किससे? डेबिट से। बैलेंस की जगह पे सरप्लस हो गया या फिर डेफिसिट हो गया। अब एक बात समझो बेटा ध्यान से, कि अगर सरप्लस बीओपी आ रहा है, आप पैसा आपके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो भी खतरनाक है। अगर आपका कम आ रहा है, तो वो भी खतरनाक है। ठीक है? फॉर एग्जांपल मानते हैं डेबिट साइड ज्यादा है। हमें पता है कि डेबिट साइड ही ज्यादा होती है, तो बीओपी किसमें चलता है? डेफिसिट में चलता है। ठीक है? अगर बीओपी डेफिसिट में चल रहा है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, उसको कवर अप तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो इस महीने का मेरा खर्चा हो गया 10,000 रुपए और मैंने कमाए 8,000 रुपए। 2,000 रुपए किसी से मांग के लाने पड़ेंगे। क्या ऑप्शन है मेरे पास? या तो घर बेचूं, ठीक है, या तो कोई असेट बेचूंगा, या फिर किसी से लोन मांगूंगा। और सेट और लोन दोनों के दोनों कौन से अकाउंट में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो अगला पॉइंट अब थोड़ा सा समझना, कि ये वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये दोनों अकाउंट में होती हैं, करंट में भी और कैपिटल में भी। बेटा शेयर खरीदे प्रॉफिट के पर्पज से, कौन से अकाउंट में होती है ट्रांजेक्शन? कैपिटल में। बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, करंट में। तो ये तो दोनों, प्रॉफिट कमाने का काम तो दोनों अकाउंट में चल रहा है। ठीक है? बट जब उसके अंदर डेफिसिट या सरप्लस हो गया, उस पैसे का यूज कहां पे किया आप लोगों ने? उस पैसे के लिए आपने या तो लोन लिया या असेट बेचे। और ये लोन और असेट दोनों कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो कह रहा इट टेक्स प्लेस ओनली इन कैपिटल अकाउंट। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझो किसके बेसिस पे, बीओपी अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा। कह रहा है कि करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स ना बेटा इंडिपेंडेंट होती है, कितनी भी करो कोई रोकने वाला नहीं। कितना भी एक्सपोर्ट करो, कितना भी इंपोर्ट करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, करे जाओ। बट कमोडिटिंग आइटम्स को आपको कब यूज करना है? एक बात बताओ, अगर वो दोनों इक्वल चल रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट इक्वल चल रहे हैं, तो मुझे टेंशन ही क्यों लेनी है कमोडिटिंग को? कमोडिटिंग आएगा कब खेल के अंदर? जब ये ज्यादा हो या ये ज्यादा हो। डेबिट और क्रेडिट में से एक साइड ज्यादा होगी तभी वो खेल में आएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है तो आप डेफिसिट में आ गए, और अगर आप डेफिसिट में आ गए तो आपको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है? मान के चलो आपका डेफिसिट है 2 लाख रुपए का। आप 2 लाख का ही तो लोन लोगे, ऐसे थोड़ी 20 लाख का लोन लेके आ जाओगे। ये डिपेंडेंट हो गया ना। तो कह रहा है दीज़ ट्रांज़ैक्शंस आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बीओपी अकाउंट एंड दीज़ आर डिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ बीओपी, ऑन अकाउंट ऑफ बीओपी। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा, इसे समझना। अल्टरनेट नेम क्या है? दीज़ आर आल्सो नोन एज़ अबव द लाइन आइटम्स, इसको ऐसे का ऐसे याद करना है। और दीज़ आर आल्सो नोन एज़ बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट योर बीओपी चैप्टर, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में कहता क्या है। ठीक है? छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना। मुश्किल से मुश्किल बेटा अगर टाइम दोगे ना, आधे से 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। राइटिंग स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको उस पे फोकस करना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक खुद नहीं लिखोगे ना बेटा, कोई नहीं है लिखवाने वाला। मैं कितनी वीडियो बना लूं, चाहे कोई और बैठा हुआ है कितनी भी वीडियो बना लेगा, सब चिल्लाते रह जाएंगे। बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो 3 घंटे होंगे जब आपको लिखना होगा। बातें सारी आ रही होंगी, बट अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती ना, तो विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग एज वेल एज ऑन योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे तो फोकस करना ही करना है, प्लस आंसर राइटिंग भी साथ साथ चलाओ। आंसर राइटिंग होगी कैसे? जितनी चीजें लिख रहा हूं ना, सारे कीवर्ड्स ही उठा के लिख रहा हूँ। ठीक है? पूरे के अंदर मैंने कोई फालतू की चीजें किताब नहीं छाप रखी। मैंने वही चीजें लिखी हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आपको लिख के आनी है, और उसी पे आपके मार्क्स मिलते हैं। क्लियर हुआ? इस वीडियो को पूरा कवर करो, बाकी जो वीडियोस आपकी चल रही है मैक्रो की, मैक्रो पूरा कवर करवा रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है? इंडियन इको को उसके बाद लेके आऊंगा, जैसे आपके इंग्लिश के एग्जाम होंगे, तो आपको तब तक कंटेंट तैयार होगा। 4 दिन के अंदर इंडियन इको को खत्म करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एवरीथिंग आई विल कवर। ठीक है? बस सपोर्ट करते जाओ, वीडियोस को देखो, शेयर करो दोस्तों के साथ जिसको लग रही है आप लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।